वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हीट्स एंड मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र के वाले से चैप्टर पेश किया जा रहा है। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें सो डैट अब आने वाली तमाम वीडियोस एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स आपको फ़ौरन मिल जाए। और उसके अलावा अगर किसी की कोई क्वेरी है, इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। हम ऑनलाइन ट्यूशन या होम ट्यूशन्स भी प्रोवाइड करते हैं। सो टॉपिक पे आते हैं। इस वीडियो में हम आपके कॉन्सेप्ट्स जो कि हीट कैपेसिटी और मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र के हवाले से हैं उनको क्लियर करेंगे, और उसके अलावा एग्जांपल्स और एप्लीकेशन से उसे मुकम्मल सेटिस्फाई करेंगे कि जो ये आपका चैप्टर है हीट एंड मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र जो है हीट कैपेसिटी एंड मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र, इसमें आपका कोई गिला ना रहे। टू द पॉइंट, बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव और बिल्कुल इस लेवल पे ये वीडियो बनाई गई है सो डैट आपको ये चैप्टर अज़बर हो जाए, याद हो जाए, बिल्कुल हर चीज़ इसके बारे में क्लियर हो और आप कहीं भी इसके हर लेवल पे लिख सके। सो टॉपिक पे जाने से पहले ये वीडियो आपको कुछ इस तरह की सिचुएशन से बचाएगी। पहले चैप्टर के एक ओवरव्यू पे आते हैं। इस वीडियो में हम आपको बेसिकली हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसको एक्सप्लेन करेंगे। जो मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र है हीट के, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके अलावा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का एक मुकम्मल डिटेल आएगी, और एट द एंड आपके पास जो लास्ट में जियोथर्मल रेडिएशन के हवाले से कंप्लीट कॉन्सेप्ट दिया जाए। सबसे पहले हम आते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है क्या। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एज़ पर डेफिनेशन या एज़ पर लिटरेचर, हीट रिक्वायर्ड to raise temperature of 1 kg of any substance by 1 डिग्री सेल्सियस। यानी मेरे पास कोई भी सब्सटेंस है, लेटर से वाटर है, और मैं उसको सिर्फ थर्मोमीटर उसके अंदर डाला हुआ है और उसका 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करना है। अब उसके लिए मुझे उसे कितनी हीट देनी है, कितनी देर उसको चूल्हे पे रख के हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो एक ख़ास हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं, वो बता देते हैं कि कितनी हीट उसको हमने प्रोवाइड की है। उस अमाउंट ऑफ हीट को कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम सवाल के यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपके पास है जाउल डिवाइडेड बाय केजी केल्विन, यानी जाउल पर केजी पर केल्विन। और स्पेसिफिक हीट कब हाई होगी या उसकी वैल्यू कब ज़्यादा होगी, वो तब होगी जब हीट सब स्लोली, यानी कोई ऐसा सब्सटेंस के हम उसे बहुत ज़्यादा देर तक गर्म करें और वो थोड़ा सा हीट अप हो। इसका मतलब उसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करके टेम्परेचर को स्लोली रेज़ करता है। और ऐसा सब्सटेंस जिसकी हीट कैपेसिटी कम हो, यानी जैसे पेट्रोल है, ज़रा सा हीट पे रखो, भाप बन के छू मंतर गायब हो जाएगा, तो उसकी हीट कैपेसिटी कम है। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके पास इसके मैथमेटिकल फॉर्म है, फार्मूला होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, Q इज़ इक्वल्स टू MC डेल्टा टी, जहाँ पे जो उसका अगर हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C की वैल्यू निकालनी है वो बन जाएगा C इज़ इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई M डेल्टा टी। और इसमें Q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हीट है, जो अमाउंट ऑफ हीट हम दे रहे हैं उसका यूनिट जाउल। और नेक्स्ट M जो है मैस है, उसका यूनिट kg जो ऐसा यूनिट है। C स्पेसिफिक हीट है, इसका हमने लास्ट पीछे हमने डिस्कस कर लिया है कि उसका यूनिट जाउल पर केजी पर केल्विन है। चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, इसका यूनिट डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है या केल्विन भी, दोनों सेम यूनिट हैं। सेम चेंज, जब चेंज इन टेम्परेचर आएगा तो डिग्री सेल्सियस लें या केल्विन लें, आपको कोई उसमें वैल्यूज़ का चेंज नहीं करना, बस यूनिट चेंज कर लेंगे। और इसकी एग्जांपल आपके पास है, ये आपका क्वेश्चन है, अभी कैलकुलेट करें, वीडियो पॉज करें। और क्वेश्चन है फाइंड हीट टू रेज 2 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 25 डिग्री टू 75 डिग्री सेल्सियस, और हीट कैपेसिटी दी हुई है 4200 जाउल पर केजी पर केल्विन। सो नेक्स्ट आते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वो डेफिनेशन जो आपने पेपर में लिखनी है, अपने नोटबुक में लिखनी है। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास। यूनिट मास का मतलब 1 kg या जो भी मास आपको दिया गया, ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। तो जो भी आपके पास हीट है उसको सिर्फ 1 डिग्री टेम्परेचर हीट देने, 1 डिग्री जब टेम्परेचर चेंज होगा तो जितनी हमने हीट दी होगी उस हीट को कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। होप सो ये क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट मेन अहम पार्ट की तरफ, जो कि है मेजरिंग हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स।
ये एक एक्सपेरिमेंट है। इसमें हमने दो चीज़ें मेन, दो कॉन्सेप्ट हैं। पहली चीज़, यूजिंग अ कैलोरीमीटर विद हीटेड सॉलिड। हमने एक सॉलिड सब्सटेंस को यूज़ करते हुए कैलोरीमीटर यूज़ किया है और उसके ज़रिए हमने इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर नोट किया है विदाउट सॉलिड और विद सॉलिड। और फिर जो यूजिंग कैलकुलेट द एनर्जी बैलेंस, यानी जो हीट लॉस हुआ है या हीट गेन हुआ है उसको हम कंसीडर करेंगे। इसका बहुत डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा। ये ऑपरेटर्स मैंने आपके पास शो किया। सॉलिड को हमने इमर्स किया हुआ है पानी के या फ्लूइड के अंदर, और साथ हमारे पास थर्मामीटर अटैच है। हीट दे रहे हैं तो 1 डिग्री पे विद सॉलिड और विदाउट सॉलिड जो हीट चेंज आएगा दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है मेजरिंग हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड। ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। इसमें आपने ये करना है, हीट लिक्विड इन कैलोरीमीटर विद नाउन एनर्जी, यानी जो जिसकी एनर्जी हमें पता है उसको हम नोट कर लेंगे। रिकॉर्ड द टेम्परेचर चेंज, उस नाउन एनर्जी का टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, क्योंकि एनर्जी तो हमें पता है, और उसके बाद टेम्परेचर में क्या चेंज आ रहा है हम नोट कर लेंगे। फिर फार्मूला लगाएंगे Q = MC डेल्टा T। उसके ज़रिए हीट कैपेसिटी उस लिक्विड की कैलकुलेट कर लेंगे जिसकी हीट कैपेसिटी हमें नहीं दी गई हुई। तो इस तरह हम इस मतलब लिक्विड की हीट कैपेसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। चैप्टर का नेक्स्ट मेजर पार्ट है मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो वो आपके पास 3 है। कंडक्शन है जो कि ज़्यादातर सॉलिड्स में होता है, इसका डिटेल आप अभी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कन्वेक्शन, ये ज़्यादातर फ्लूइड्स में होता है। फ्लूइड्स का क्या मतलब है, लिक्विड्स और गैसेस दोनों में। ये फ्लूइड्स का मतलब होता है कि लिक्विड भी और गैसेस भी। और तीसरा है रेडिएशंस, जो कि वैक्यूम या टू सम टाइम एयर में चेक करेंगे जिसमें मीडियम नहीं चाहिए। कमिंग टू द थर्मल कंडक्शन। थर्मल कंडक्शन क्या होती है, व्हेन हीट मूव्स थ्रू सॉलिड बाय मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशन। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं, तो जब एक मॉलिक्यूल को एक कॉर्नर पे हीट मिलती है और वो उधर अपनी हीट मिलने की वजह से वाइब्रेशन बढ़ा देता है, ज़्यादा एम्पलीट्यूड, ज़्यादा ताकत से वाइब्रेट करता है, वो वाइब्रेशन फिर आगे ट्रैवल करने लगे। तो इस ट्रैवलिंग ऑफ वाइब्रेशन, यानी जो एनर्जी ट्रैवल कर रही है, इसको कहते हैं थर्मल कंडक्शन। इसके एग्जांपल है मेटल रॉड। कोई लोहे का रॉड हो जिसके एक एंड को हमने आग पे रख लिया, अब जो दूसरे एंड जहाँ से हमने पकड़ा हुआ है थोड़ी देर बाद वो खुद ब खुद गर्म हो जाएगा। गुड कंडक्टर्स कौन है, वो मेटल्स होते हैं, यानी लोहा, तांबा, इस तरह की चीज़ें। और इंसुलेटर्स या बैड कंडक्टर कौन है, वो वुड और प्लास्टिक है, यानी लकड़ी की कोई चीज़ हो तो उससे हीट ट्रैवल नहीं करती। इसकी आपके पास मिसाल दी गई है कि एक हमारे पास मेटल रॉड है, उसको हमने आग के ऊपर या मोमबत्ती के ऊपर रखा है एक एंड, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो हीट या वो वाइब्रेशंस आगे ट्रैवल होते हुए हाथ की तरफ आ रही है। इस प्रोसेस को कहते हैं थर्मल कंडक्शन, जब हीट वाइब्रेशंस या मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट से ट्रैवल होती है। नेक्स्ट है थर्मल कन्वेक्शन। थर्मल कंडक्शन में हमने एक चीज़ अहम देखी थी कि मॉलिक्यूल अपनी जगह छोड़ता नहीं है, सिर्फ वाइब्रेट करता है। थर्मल कन्वेक्शन ये है कि जब मॉलिक्यूल अपनी जगह छोड़ के हीट ले और दूसरी जगह चला जाए। जैसे ये कौन मूव करेगा, गैसेस या लिक्विड। हीट मूव्स वेया फ्लूइड मोशन, यानी फ्लूइड मोशन के ज़रिए जब हीट मूव, जैसे हॉट राइजेस कोल्ड सिंक्स, जब गर्म चीज़ें हैं वो ऊपर की तरफ, गर्म हवाएं ऊपर की तरफ जाती हैं और ठंडी हवाएं नीचे की तरफ आती हैं। कोई भी गर्म चीज़ ऊपर को उठती है। एग्जांपल है बॉइलिंग वाटर जो सर्कुलेट करता है और नेचुरल होता है टेम्परेचर की वजह से। और इसकी एग्जांपल आपके पास फ़ैन है कि अगर गर्मी ज़्यादा है, जैसे इस वक्त गर्मी का मौसम है इधर, तो आपको देखने को मिल रहा है कि फ़ैन भी हमें गर्म हवाएं देता है। अब इसकी एग्जांपल जो लिया बॉइलिंग वाटर की लिए, आप देखें चूल्हे के या आग के ऊपर हमने एक बीकर या एक पैन में पानी रखा है। अब जब उसे हीट मिल रही है तो निचला हिस्सा पानी का हीट अप होगा, गर्म होगा, लेकिन वो गर्म होने पे खुद ब खुद ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो चीज़ गर्म होती है तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। इसके बारे में कन्वेक्शन करंट हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें ये ज़्यादा डिटेल में होगा। इन शॉर्ट कन्वेक्शन में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं गैस या लिक्विड के, वो मूव कर जाते हैं अपनी जगह से जब उन्हें हीट मिले, इसको कहते हैं कन्वेक्शन। तीसरा मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है थर्मल रेडिएशन। रेडिएशन रेज को कहते हैं। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, जैसे हीट ट्रांसफ़र वेयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
सन हमसे बहुत डिस्टेंस दूर है, लेकिन उसकी हीट धूप की शक्ल में हमारी अर्थ पे आ रही है। ये जो हीट है इसको कहते हैं थर्मल रेडिएशन। इसमें कोई मीडियम नहीं चाहिए और इसकी परफेक्ट एग्जांपल है सन हीटिंग अर्थ। जो सन हीट है वो अर्थ तक पहुंच रही है। उसमें क्या है आपके पास कि सन से जो रेज़ आती हैं, लाइट रेज़, उसके अंदर जो एनर्जी जब वो एयर मॉलिक्यूल्स के थ्रू या अर्थ की सरफेस पे आएगी तो अर्थ उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और गर्माइश देता है। इसलिए गर्मियों में आपने देखा है फर्श आपके गर्म होते हैं जहाँ पे धूप पड़ रही होती है। ये है थर्मल रेडिएशन। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स में पहली एग्जांपल है जो बहुत अहम है, बुक में भी मौजूद है, कुकिंग पैन एप्लीकेशंस। इसमें आपका मेटल का कुकिंग पैन होता है, कंडक्ट करता है हीट को, यानी हीट पास करता है। हीट सेपरेट टू फूड वेया कंडक्शन और कन्वेक्शन, दो प्रोसेस से जाती है। कंडक्शन फ्राई पैन के ज़रिए और कन्वेक्शन क्या है कि जो उससे हीट ट्रैवल हो रही है एयर मॉलिक्यूल्स के ज़रिए वो ट्रैवल। और नेक्स्ट इसमें नॉन स्टिक कोटिंग्स हम यूज़ करते हैं ताकि जो हीट अब्जॉर्प्शन मटेरियल है, यानी वो आपका जो पैन है वो अपनी अंदर हीट अब्जॉर्ब ना करे बल्कि वो सारी कुकिंग में ही इस्तेमाल हो। अब इसके हवाले से कन्वेक्शन को मज़ीद ईजी करने के लिए छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट ऐड किया है जिसमें एक फ़नल है, नीचे आग जला दी है और वाटर उसके अंदर फिल्ड है। वाटर की बेस में आप देखें बर्फ़ आइस रखती है। अब जब हम उसे बॉईल कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, उसकी वजह से वाटर बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है। देखें जिस हिस्से पे हीट मिल रही है वहाँ पे बॉइलिंग स्टार्ट हुई है, लेकिन नीचे आइस मेल्ट नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि कन्वेक्शन है, कंडक्शन नहीं है। कन्वेक्शन में सिर्फ उस हिस्से से हीट जिस हिस्से पे पहुंच रही है वहाँ के मॉलिक्यूल अपनी जगह छोड़ के आगे मूव कर जाएंगे, पीछे को हीट ट्रैवल नहीं होती जैसे कंडक्शन में होती थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो जिस हिस्से पे हीट मिल रही है उन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिल रही है और वो वाइब्रेट तेज़ी से होने लग गए। शुरू में वाइब्रेट होना शुरू होते हैं, वाइब्रेट होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उनकी एनर्जी बढ़ती है और एनर्जी बढ़ने से लिक्विड जो कि पुअर कंडक्टर है वो पीछे आइस वाला हिस्सा जो वाइट मॉलिक्यूल है उन्हें हीट ट्रांसफ़र नहीं करेंगे बल्कि अब खुद हीट अब्जॉर्ब करके गैस वेपर्स में चेंज होने लग गए। इसका मतलब वो मॉलिक्यूल्स अपनी जगह छोड़ रहे हैं। ये कंप्लीट प्रोसेस हमें कन्वेक्शन के बारे में बता रहा है कि पार्टिकल्स को जब हीट एनर्जी मिल रही है तो वो अपनी जगह छोड़ के मूव कर रहे हैं। कन्वेक्शन इसका प्रोसेस का नाम है। और उससे एक और अहम चीज़ हो रही है, गौर करें, उसकी डेंसिटी कम हो रही है। सो कन्वेक्शन में जब भी हीट मिलती है उससे डेंसिटी कम होती है और जब डेंसिटी कम होती है उसकी वजह से वो फ्लूइड, वो लिक्विड या गैस ऊपर को मूव करेगा, यानी हाइट पे मूव करेगा। इसको कहते हैं कन्वेक्शनल करंट। कन्वेक्शनल करंट सिंपली इतनी सी चीज़ है कि जिस वक्त हम किसी सब्सटेंस फ्लूइड को हीट देंगे और उसकी वजह से उसकी डेंसिटी कम होगी और वो ऊपर को मूव करेगा, इसको कहते हैं कन्वेक्शनल करंट। डेफिनेशन पे आते हैं, कन्वेक्शनल करंट अकर व्हेन हीटेड फ्लूइड, लिक्विड या गैस बिकम्स लेस डेंस एंड राइजेस व्हाइल कूलर फ्लूइड सिंक्स। जब ठंडा होगा तो वो दोबारा सिंक होगा, दोबारा नीचे बैठना शुरू होगा, क्रिएटिंग अ कंटिन्यूस सर्कुलेशन पैटर्न। यानी हीट मिलेगी, ऊपर जाएगा, ठंडा होगा, नीचे आएगा। यही चीज़ बादलों और हमारे नेचुरल प्रोसेस में होती है। These currents transfer thermal energy through movement of particle। अब याद रखना है कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, इस प्रोसेस का नाम है कन्वेक्शनल करंट। कन्वेक्शन इज अ मेजर मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर इन द एटमॉस्फेयर, ओशंस एंड अर्थ मेंटल। ये तीन एग्जांपल्स आपकी बुक में भी बहुत अहम है। एटमॉस्फेयर में हीट कैसे ट्रैवल होती है, ओशंस में कैसे ट्रैवल होती है और अर्थ के मेंटल में हीट कैसे सस्टेन हो रही है, इसके बेसिक प्रोसेस कन्वेक्शनल करंट ही। इसकी एग्जांपल पे आते हैं, बॉइलिंग पॉट ऑफ वाटर ही इसकी एग्जांपल है जो अभी मैंने आपसे पीछे एनिमेशन के ज़रिए दिखाई है कि वाटर एट द बॉटम हीट्स अप, उसे हीट मिलती है, वो ऊपर को उठना शुरू होता है और डेंसिटी उसकी कम होती है। फिर जब वो एक हाइट पे पहुंचता है उसे माहौल के एनवायरनमेंट से ठंडक मिलती है, दोबारा नीचे बैठने लगता है। इस साइकिल को कहते हैं कन्वेक्शनल करंट। होप सो ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं, हीटिंग अ रूम। रूम में कैसे एक हीटिंग का प्रोसेस स्टेबल होता है। तो हीटर्स वार्म एयर वेया कन्वेक्शन। जो हीटर्स घरों में लगे होते हैं वो हवा को गर्माइश देते हैं। हवा गर्म होगी तो उसकी वजह से पूरा रूम
रूम गर्म होता है, वार्म एयर राइजेज अप, जो गर्म हवा ऊपर जाती है और ठंडी हवा नीचे को आती है, और फ़ैन हेल्प करते हैं वो गर्म हवा फैलाने में। नेक्स्ट, हाउस होल्ड वाटर सिस्टम्स जो हैं, जो जिसमें गीज़र वगैरह सब इंस्टॉल होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं? वो भी वर्क करते हैं फ्लोज वया इंसुलेटेड पाइप्स, जो पानी मूव करता है। प्रिवेंट हीट लॉस यूजिंग पुअर कंडक्टर्स, जो पाइप्स हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं ताकि हीट ज़ाया ना हो जाए। और सोलर हीटर्स यूज़ रेडिएशन एंड कन्वेक्शन, ये अहम सवाल है। सोलर रेडिएटर्स जो है वो ना सिर्फ कन्वेक्शन के ज़रिए लिक्विड में करते हैं हीट, साथ रेडिएशन के ज़रिए भी करते हैं। एक और अहम एग्जांपल है मेंटेनिंग लिक्विड टेम्परेचर। ये लिक्विड का टेम्परेचर मेंटेन कैसे किया जाता है, इसकी एग्जांपल ये वैक्यूम फ्लास्क वाली है, या थर्मोस। ये बहुत ज़्यादा अहम एग्जांपल है। उसमें क्या यूज़ होता है? वैक्यूम इंसुलेशन यूज़ होती है। रिफ्लेक्टिव इनर कोटिंग है, उसके दरमियान में गैप होगा, या उस गैप को किसी इंसुलेटर से हम फिल कर देंगे जिससे हीट ट्रैवल ना हो आउटर लेयर की तरफ। रिड्यूसेस द रेडिएशन, ना उससे रेडिएशन पास होगी और कंडक्शन भी नहीं हो रही क्योंकि गैप आ गया, और उसकी वजह से फिर हीट या थर्मोस जो है वो ज़्यादा देर तक हीट स्टोर कर लेते थे। ये थर्मस फ्लास्क का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है हमें कि ये कंडक्शन रोकता है और कन्वेक्शन लॉस को रोकता है। बहुत कम रेडिएशन जो है रिड्यूस करती है, ख़त्म नहीं करती रेडिएशन बहुत कम हो जाती है, और कंडक्शन और कन्वेक्शन होती ही नहीं है। ये फ़ायदा होता है हमें थर्मस फ्लास्क का। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। इंफ्रारेड थर्मामीटर, ये रिसेंटली बहुत ज़्यादा मेडिकली यूज़ होता है। ये बेसिकली वर्किंग करता है रेडिएशन के डिटेक्शन पर। डिटेक्ट्स इंफ्रारेड रेडिएशंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी इंसान, किसी भी पर्सन का टेम्परेचर डिटेक्ट करता है रेडिएशन से, कन्वर्ट करता है उस टेम्परेचर को डिजिटली, और मेडिकली और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस इसकी बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, हमारा एक अहम टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसको बहुत ज़्यादा अहम कंसिडर करते हुए इसको ब्रीफली देखिए कि गैस ट्रैप होती है, हीट जो है वो ट्रैप होती है एटमॉस्फेयर में दो गैसेस की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन CH4। अब ये बेसिकली प्रोसेस क्या है, होता ये है कि ओजोन लेयर हमारी अर्थ के गिर्द मौजूद है। जब हम कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जैसे रेफ्रिजरेटर्स, या हम यूज़ कर रहे हैं हमारे ACs, कार्स, इनके ज़रिए कार्बन एमिट होता है। वो कार्बन माहौल में जब ऊपर जाता है, हॉट कार्बन, तो वो ओजोन लेयर से मिलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयर पूरी अर्थ के गिर्द एक शील्डिंग सी बन जाती है। वो शील्डिंग क्या करती है कि अर्थ की तरफ से जब रेज आती हैं उनको आने देती है, लेकिन जब वो एक बार अर्थ से टकरा के वापस जा रही होती हैं, 50% लेट से एब्जॉर्ब हो गई अर्थ में और 50% वापस जा रही हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर उसे वापस जाने से रोकेगी और वापस अर्थ की तरफ भेजेगी। इससे वो हीट जब दोबारा अर्थ की तरफ आएगी, फिर और 50% यानी लेट से 25% और एब्जॉर्ब होगी, अब 25% वापस जा रही है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड से टकरा के वापस आएगी। इस तरह 100% हीट अर्थ में एब्जॉर्ब होगी और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। अर्थ का जब टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी वजह से आइस मेल्टिंग होगी, सी राइज होगा, समुद्रों में पानी बढ़ेगा, समुद्र का लेवल बढ़ेगा और क्लाइमेट में चेंज आएगा। गर्मी होगी तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, सर्दी होगी तो बहुत ज़्यादा। अब इसके कॉजेज़ में है, फ्लडिंग होगी बहुत ज़्यादा क्योंकि पानी का लेवल बढ़ गया, यूरेकेन्स आएंगे पानी के अंदर, तूफान, भंवर बनेंगे, उसके अलावा बारिशें पड़ेंगी, ड्राउट्स, खुश्क साली आएगी, वाइल्ड फायर्स लगेंगी, ये जैसे लॉस एंजल्स और रिसेंटली इवेंट्स में हुई भी हैं। और लास्टली आपके पास विंटर स्टॉर्म्स आएंगे, यानी कि जो भी वेदर्स आपके पास, क्लाइमेट चेंज बहुत अफेक्ट होता है, वेदर्स आएंगे, सर्दी होगी तो बहुत ज़्यादा सर्दी और गर्मी होगी तो बहुत ज़्यादा गर्मी। अब नेक्स्ट हमारे पास जियोथर्मल के हवाले से ये बेसिक आपने लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर और उसके अलावा जो अर्थ मेंटल के हवाले से ये सारा पढ़ा है, तो इसका एप्लीकेशन आपको दिखाई जा रही है कि कन्वेक्शनल करंट कैसे फ़्लो होता है और क्यों फिर वो फर्दर इफेक्ट्स देता है। अब इसमें जियोथर्मल हीट फ्लो होता कैसे है, बेसिकली कोर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और अर्थ की जो 3 लेयर्स हैं, बेसिकली आउटर सरफेस क्रस्ट है, मिडल लेयर मेंटल है जिसमें हमारा लावा या जिसे हम मैग्मा कहते हैं वो फ्लो कर रहा है, और लास्ट कोर है जो कि इंतहाई हॉट है जिसका टेम्परेचर अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस है। 3 हमारे अर्थ के जोन्स हैं। अब जियोथर्मल हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं कि हम पोर्ट करके वाटर जो है मैग्मा की रेंज तक पहुंचाते हैं, उसकी हीट से वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और दूसरे पाइप से जब वो ऊपर आता है तो वो इतना ज़्यादा एनर्जी, एक तो अपनी लिक्विड की एनर्जी और दूसरा हीट जो मैग्मा से लिया उस हीट की वजह से उसकी एनर्जी बढ़ गई होती है, वो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में हेल्प करती है वो हीट, और वापस फिर लिक्विड दोबारा नॉर्मल टेम्परेचर में
मैग्मा की तरफ जाता है और अगेन ये साइकिल चलता है। यही कन्वेक्शनल करंट हम यूज़ कर रहे हैं। अब इसका इफेक्ट क्या हो रहा है? फ्लो ऑफ मैग्मा इफेक्ट हो रहा है। ऑब्वियसली मोल्टन और पार्शियल मोल्टन मैग्मा रॉक जो है उसके टेम्परेचर को हम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट वोल्केनिक एरप्शंस बढ़ता है, क्योंकि यही कन्वेक्शनल करंट अभी जो वीडियो आपको दिखाई गई है वो अर्थक्वेक और वोल्केनिक एरप्शन यानी जो आतिश फिसा फटते हैं उसका सबब बनता है। अब नेक्स्ट मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट से आपको बता दिया, इसकी वजह से अर्थ को एक ज़लज़ले आते हैं और नेक्स्ट मेजर कॉज होता है जो अर्थ की कोर है उसका टेम्परेचर मेंटेन करना। ये सारे इफ़ेक्ट्स हैं जो हमें जियोथर्मल हीट फ्लो की वजह से ना सिर्फ सस्टेन करनी है, सस्टेन होते हैं और उसी से हमारी अर्थ कायम है। ये था आपका फर्स्ट चैप्टर, हीट कैपेसिटी एंड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। होप सो कि आप लोगों को इसके एमसीक्यूज़, शॉर्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसके लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को साथ जुड़े रहें सो डैट आपको हेल्प हो इसके ज़रिए टाइमली। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।